कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरों में। पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं हुआ करते, जिनके घर नहीं हुआ करते। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को लेकर चल रहे थे और उसमें हम पढ़ रहे थे मराठा साम्राज्य और शिवाजी के बारे में। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम मराठा साम्राज्य में शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बाद, उनकी अयोग्यता के बाद दोस्तों, उनका जो शासन था और एक तरह से वास्तविक जो प्रधान बन गया, वो बन गया कौन? वो पेशवा ही बन गए वास्तविक प्रधान। पेशवा कौन होते थे वो आगे आप जानिएगा, जब मैं बताऊंगा शिवाजी के कैबिनेट के बारे में तो उस समय आप जानिएगा। आइए जानते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। जब शिवाजी की मृत्यु हुई 1680 में, तो उस समय बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई और उस समय शासक औरंगजेब था। यहाँ पर पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ और मेडिएवल हिस्ट्री में जब औरंगजेब के बारे में पढ़ाऊँगा तो उस समय बहुत बेहतर तरीके से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से शिवाजी के बाद दोस्तों, शिवाजी के बाद जो उनके उत्तराधिकारी बैठे और किस प्रकार से उन्होंने शासन चलाया, किस प्रकार से मराठा साम्राज्य धीरे धीरे संगठित भी हुई और किस प्रकार से मराठा साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर चली गई, आज हम जानेंगे उनके बारे में। आइए जानते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों में सबसे पहले उत्तराधिकारी संभाजी के बारे में। अब संभाजी के बारे में एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है कि संभाजी जो थे वो शिवाजी और शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई निवालकर के पुत्र थे। क्योंकि संभाजी शिवाजी और साईबाई निवालकर के पुत्र थे। संभाजी ये बड़े पुत्र थे शिवाजी के, इसलिए शिवाजी के मृत्यु के बाद जो शासक बने वो शासक कौन बने दोस्तों? संभाजी ही बने। 1680 से 1689 तक का इनका कार्यकाल रहता है ना। इस चीज को देखिएगा आप। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी शासक बनेंगे। 1680 से 89 तक इनका कार्यकाल होगा, ध्यान दीजिएगा और यहाँ से नोट्स बनाते चल जाइए आप। आइए जानते हैं कि ये शिवाजी और साईबाई निवालकर के पुत्र थे। और थोड़ा सा ध्यान देना है कि इन्होंने अपने शासन में कवि कलश नामक एक ब्राह्मण को, कवि कलश बनारस के ब्राह्मण थे, कवि कलश ब्राह्मण की विद्वता से ये इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि सबसे बड़ा अधिकारी इन्हीं को घोषित कर दिया संभाजी ने। और सबसे बड़ा अधिकारी संभाजी के समय में कौन था? कवि कलश ही था। और कवि कलश एक तरह से मान लीजिए कि कवि कलश जो है ना, गेहूँ और जौ के जैसे थे। संभाजी और कवि कलश दोनों का जोड़ी बड़ा सूट करता था उस समय मराठा साम्राज्य में, है ना। देखते चलिए आप। देखिए, जैसे ही संभाजी के बारे में आपसे पूछा जाए तो एक क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त पूछता है। वो पूछता है कि औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर द्वितीय को शरण किसने दिया था? औरंगजेब से बगावत कर ली थी अकबर द्वितीय ने। और आपको बता दें कि मुगलों से शत्रुता तो शिवाजी के समय से ही चलते आ रही थी ना, मराठों की, कि मुगलों से शत्रुता शिवाजी के समय से ही चलते आ रही थी मराठों की। और मराठों की शत्रुता के कारण ही अकबर द्वितीय जब भागा भागा मराठा साम्राज्य के पास आया, जिस समय शासक कौन थे, या तो फिर आप बोल दें कि छत्रपति कौन थे, तो संभाजी। तो इसको शरण देने वाले, इसको अपना संरक्षण प्रदान करने वाले जो मराठा साम्राज्य के शासक थे वो शिवाजी के पुत्र संभाजी ही थे। पॉइंट टू बी नोटेड। इसको शरण देने वाले कौन थे? शिवाजी के पुत्र संभाजी ही थे। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा कि शिवाजी की पत्नी, शिवाजी के पुत्र यानी संभाजी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। संभाजी की पत्नी का नाम यशोबाई था और इनके पुत्र थे साहू, जो आगे चल के छत्रपति बनेंगे, आप जानिएगा। इनके पुत्र का नाम साहू और संभाजी की पत्नी का नाम यशोबाई था। 1689 में होता क्या है कि कवि कलश और संभाजी को औरंगजेब पकड़ लेता है संगमेश्वर में। औरंगजेब के जो सैनिक होते हैं वो संगमेश्वर में पकड़ लेते हैं। संगमेश्वर अभी कहाँ है? वर्तमान महाराष्ट्र में है दोस्तों, है ना। महाराष्ट्र में है संगमेश्वर। और औरंगजेब जब पकड़ता है इनको तो इनको सीधा सीधी बोलता है कि तुम मुगलों के अधीन हो जाओ। और मुगलों के अधीन होकर के और क्या करो कि एक तरह से तुम इस्लाम धर्म को कबूल करो। लेकिन संभाजी जैसे हिंदुत्व को परिपोषक व्यक्ति, हिंदुत्व के व्यक्ति, हिंदू को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति, हिंदू धर्मोद्धारक, ऐसे ही इनके पिता को नहीं बोला जाता था दोस्तों। इन्होंने बोला कि चाहे तुम मेरा प्राण ले लो लेकिन मैं कभी भी इस्लाम को कबूल नहीं करूँगा, याद रखिए,
है ना। इन्होंने इस्लाम को आजीवन कबूल नहीं किया और इनसे गुस्सा होकर इनके बारे में कहा जाता है संभाजी के बारे में कि इनकी आंखों में सलाखें घुसवा दी गई थी औरंगजेब के आदेश पर, और कवि कलश और संभाजी को मार दिया गया और यसुबाई और साहू को कैद कर लिया। किसने? औरंगजेब ने ही 1689 में यसुबाई और किसको? साहू को कैद कर लिया औरंगजेब के सैनिकों ने। औरंगजेब के सैनिकों ने कैद करके और इसको रख दिया कैद खाने में। साहू और यसुबाई, आप याद रखिएगा, यही साहू छूटेगा और उसके बाद अगला उत्तराधिकारी बनेगा, है ना। बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान देते हुए चलना है कि साहू और यसुबाई को कैद कर लिया, हो गया। जब साहू की कैद की खबर किसको मिली और संभाजी की मृत्यु की खबर किसको मिली? राजा राम को मिली। ये राजा राम कोई और नहीं, ये शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई, सोयराबाई का पुत्र है राजा राम। कौन? सोयराबाई, शिवाजी की दूसरी पत्नी सोयराबाई का पुत्र है राजा राम। 1689 से 1700 तक कार्यकाल इनका रहा। कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही, लेकिन हाँ, इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को कि इनकी पत्नी का नाम ताराबाई था और ये किसके पुत्र थे? सोयराबाई के पुत्र थे और शिवाजी के पुत्र थे। इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने ही राजधानी कहाँ से? रायगढ़ से राजधानी बदल के मराठा साम्राज्य की सतारा कर दी। कुछ हुआ गया नहीं इनसे, लेकिन रायगढ़ की राजधानी रायगढ़ से बदल करके शिवाजी ने रायगढ़ राजधानी बनाई थी, आपको मालूम है। और रायगढ़ से बदल करके राजधानी कहाँ परिवर्तित कर दी इसने? सतारा। सतारा भी महाराष्ट्र में है दोस्तों, है ना। आप मैपिंग कीजिएगा, भूगोल जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें सारा चीज़ बताया जाएगा कि सतारा ही राजधानी परिवर्तन करा दिया इन्होंने। और देखिए यहाँ पर क्या जानना है आपको कि लेकिन राज्याभिषेक इनका रायगढ़ में हुआ था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये नोटेड है। आपको महत्वपूर्ण नहीं लग रहा होगा ये वाला कि रायगढ़ में राज्याभिषेक क्या पूछेगा, तो आप जानते चले कि ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन करके पहले झिंझी ले गए कुछ समय के लिए। यहाँ पर लिखा नहीं गया, लेकिन ध्यान से समझिएगा। कुछ समय के लिए कर्नाटक के झिंझी ले गए और कर्नाटक के झिंझी के बाद इनको वहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ तो ये कहाँ चले गए? सतारा अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली और अंतिम समय तक राजधानी सतारा ही रहेगी अभी से, है ना। आपको बेहतर तरीके से नोट्स बनाते चलना है। राजा राम की जब मृत्यु हो जाती है 1700 में, तो राजा राम के बाद अब ताराबाई बची और इनका 4 वर्षीय पुत्र बचता है शिवाजी द्वितीय, मात्र 4 वर्ष का पुत्र। अब शासक बने तो बने कौन? बड़ा दिक्कत, है ना। तो ताराबाई बोली कि हम शासक नहीं बन सकते क्योंकि स्त्रियों का शासक बनना अवैध है, लेकिन हमारा पुत्र तो है, चाहे 4 बरस का दूध पी रहा है, लेकिन बनेगा तो शासक। और इन्होंने क्या कर दिया? शिवाजी द्वितीय को अगला छत्रपति बना दिया मराठा साम्राज्य का, और शिवाजी द्वितीय अगले छत्रपति बनेंगे मराठा साम्राज्य के। ये अल्प वयस्क छत्रपति हैं, 4 वर्ष की उम्र में इनको छत्रपति बनाया गया था। अगर पूछे कि इनकी संरक्षिका कौन थी, तो इनकी संरक्षिका थी इनकी खुद की माँ ताराबाई। अब ताराबाई से थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ताराबाई के जैसा आदमी सोच रहा था कि शिवाजी जैसा कोई नहीं हो सकता है, संभाजी जैसा कोई नहीं हो सकता है, लेकिन ताराबाई इन मराठाओं में भी, अगर आयरन मैन बोल दे आप संभाजी को, तो मराठाओं में आयरन लेडी अगर किसी को बोला जाए, और उपाधि भी दी गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मराठाओं की आयरन लेडी या मराठाओं की लौह महिला किसे कहा जाता है, तो मराठाओं की लौह महिला किसको कहा जाता है? तो ताराबाई को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि मुगल के द्वारा जो शासन क्षेत्र संभाजी की मृत्यु के बाद और राजा राम के कार्यकाल के दौरान ले लिए गए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सतारा का क्षेत्र ले लिया गया था, रायगढ़ का क्षेत्र ले लिया गया था, सिंहगढ़ का और पूना का क्षेत्र ले लिया गया था। इन चारों क्षेत्र को ताराबाई ही क्या करवाएगी दोस्तों? छुड़वाएगी। सोच लीजिए, एक लेडीज होते हुए अपने 4 वर्षीय पुत्र को क्या किया? इन्होंने 4 वर्षीय पुत्र को बैठा दिया गद्दी पर और शासन खुद से चलाती थी। इतना खतरनाक शासन चलाई कि मराठा साम्राज्य की आयरन लेडी कहा गया। मुगलों से लोहा लिया इन्होंने और सतारा, पूना, सिंहगढ़ और कहाँ का? रायगढ़ का क्षेत्र फिर से वापस करवा लिया, है ना। बहुत महत्वपूर्ण। आयरन लेडी ऑफ मराठा किनको कहा जाता है? तो आयरन लेडी ऑफ मराठा इन्हीं को कहा जाता है, ताराबाई को, है ना। अब देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर घटना आपको जानना है कि क्या घटना थी यहाँ पर, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर, है ना। जैसे ही 1707 का समय हुआ, यहाँ पर घटना को देखिएगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, और जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इसका बेटा बहादुर शाह प्रथम बैठता है गद्दी पर। अब बहादुर शाह प्रथम देखिए दिमाग का लगाता है अपना। इसने सोचा कि मराठा साम्राज्य को अगर हमको बर्बाद करना है तो उसमें हम लड़ाई झगड़ा करके बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि ताराबाई जैसी आयरन लेडी है वहाँ। हम क्या कर सकते हैं? उनमें फूट डाल सकते हैं।
और इसने फूट डालने के लिए क्या किया, जो 1689 में दोस्तों सोचिए आप, है ना, लगभग 11 साल इधर और 7 साल उधर, 18 साल से साहू कैद था मुगलों के बंद में, मुगलों के जेल में कैद था 18 साल से साहू। और जब 18 साल से कैद था साहू, इस साहू को बहादुर शाह प्रथम ही क्या कर देगा, छोड़ देगा। और बहादुर शाह प्रथम इसलिए छोड़ेगा इसको क्योंकि इसने सोचा कि साहू जाएगा तो अपना अधिकार मांगेगा, और अपना अधिकार मांगेगा तो फिर ताराबाई और साहू में युद्ध होगा, और ताराबाई और साहू में जब युद्ध होगा तो एक तरह से दोनों के दोनों सेना क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएगी। ना ही साहू कम है, ना ही ताराबाई कम है, और जो बचल खुचल रहेगा वो मुगल सेना खत्म कर देगी। लेकिन इसके सोच पर पानी फिर गया क्योंकि उस समय एक व्यक्ति था मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ। जैसा नाम है विश्वनाथ वैसा काम ही भी विश्वनाथ, है ना। आपको याद रखना है यहाँ पर कि 1707 में जैसा ही साहू को छोड़ा गया, साहू को बहादुर शाह प्रथम ने रिहा किया, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और साहू ने ताराबाई के साथ कौन सा युद्ध किया, खेड़ा का युद्ध किया 1707 में ही। ध्यान पूर्वक सुनते चले, खेड़ा गुजरात में है दोस्तों। खेड़ा का युद्ध किया, और खेड़ा के युद्ध दो पक्ष में हुआ, एक तो ताराबाई उधर से थी और दूसरा साहू। लेकिन साहू का समर्थन यहाँ पर एक बहुत वीर बलवान व्यक्ति ने कर दिया, बहुत शौर्यवीर व्यक्ति ने कर दिया, जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ, है ना। और बालाजी विश्वनाथ ने जब समर्थन किया है साहू का, साहू को तो कुछ दिमाग ही नहीं था, ये तो मराठा साम्राज्य का एक तरह से क्रियाविधि भी नहीं जानता था कि मराठा साम्राज्य में नियम कानून क्या है ना। 18 साल ये मुगलों के कैद में रहा है, और मुगल पद्धति इसमें बहुत ज़्यादा आ गई थी। मुगलिया खाना खाता था, मुगलों के जैसा उर्दू बोलने लगा, है ना। मुगल पद्धति बहुत ज़्यादा आ गई। ताराबाई ने इसी चीज़ का विरोध किया कि साहू को अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है मराठा साम्राज्य का, कैसे छत्रपति घोषित कर दें हम, है ना। और इसी के लिए गद्दी के लिए युद्ध हुआ ताराबाई और किसके बीच, साहू के बीच। और ये युद्ध हुआ 1707 में खेड़ा का, और इस खेड़ा के युद्ध में साहू का समर्थन कर दिया किसने, बालाजी विश्वनाथ। और जब बालाजी विश्वनाथ समर्थन करेगा, जिसके साथ विश्वनाथ हो उसका कौन काल बिगाड़ सकता है ना। और इस युद्ध को जीत किसने लिया, तो साहू ने जीत लिया, लेकिन ससम्मान, है ना। ताराबाई को, चूंकि इसी के वंश की थी ताराबाई को ससम्मान, और शिवाजी द्वितीय को इन लोगों ने कहाँ भेज दिया, कोल्हापुर में भेज दिया कि जाइए आप कोल्हापुर में ही निवास कीजिए, कोल्हापुर में आपको सारी सुविधा मिलेगी। लेकिन छत्रपति का पोस्ट अब किसके पास आ जाएगा, साहू के पास आ जाएगा। अब साहू ने क्या किया, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है थोड़ा। साहू ने यहाँ पर क्या किया कि 1713 में ही बालाजी विश्वनाथ से इतना ज़्यादा प्रसन्न हुआ, इतना ज़्यादा खुश हुआ कि विश्वनाथ तुमने फिर से मुझे छत्रपति बना दिया दोस्त, तुम मांगो क्या मांगते हो, है ना। इतना प्रसन्न हुआ, इतना विश्वास जग गया बालाजी विश्वनाथ पर, इसने बोला कि दोस्त यार छत्रपति उत्तरपति है, छत्रपति का खाली हम सुख भोगेंगे, बाकी सारा का सारा हम जिम्मा दे रहे हैं पेशवा को। और पेशवा को ही सारा का सारा जिम्मा दिया, और आधिकारिक रूप से 1713 में बालाजी विश्वनाथ को इसने क्या बना दिया, पेशवा बनाया। पेशवा बनाया तो बनाया, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छत्रपति की सारी शक्तियाँ किस वर्ष, है ना, पेशवा के अधिकार में चली गई। छत्रपति की सारी शक्तियों को कौन यूज करने लगा, किस वर्ष के बाद, 1713 के बाद पेशवा यूज करने लगे, है ना। पेशवा के पास सारी वास्तविक शक्ति चल गई, छत्रपति सिर्फ अब नाम मात्र का छत्रपति रह गया, और सारा का सारा काम को देखता था, पेशवा ही देखता था दोस्तों, है ना। अब देखिए छत्रपति साहू के बाद जितने भी आएंगे ये 48 तक रह जाएंगे, 1748 तक। छत्रपति साहू के बाद भी छत्रपति बनेंगे, है ना, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महान पेशवाओं का इतिहास, कि कैसे कैसे, अब पेशवा ही तो वास्तविक शासक है, तो पेशवा के बारे में ही पढ़ेंगे कि बालाजी विश्वनाथ के बाद इनका शौर्यवीर पुत्र बाजीराव प्रथम आएगा, जिसके साथ मस्तानी का संबंध होगा। कल समझाएंगे, बहुत बेहतरीन क्लास होगा दोस्तों। बाजीराव और मस्तानी के बारे में, रणवीर कपूर और किसके बारे में, दीपिका पादुकोण के बारे में, है ना। उन्होंने किरदार निभाया था, आपको समझना नहीं है कि रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण ही थे, है ना। अब ध्यान से देखिए कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिवाजी के राजस्व प्रशासन के बारे में। शिवाजी ने जो राजस्व प्रशासन लिया था वो मलिक अंबर के रैयतवाड़ी व्यवस्था से प्रेरित होकर लिया था, है ना। अहमदनगर के शासक थे मलिक अंबर, उनकी रैयतवाड़ी व्यवस्था को शिवाजी ने जब देखा तो ये बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह, इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत हम समझाएंगे आपको कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है। जब आगे आएंगे, है ना, ब्रिटिशों की जो नियम थी उस पर आएंगे तो उस समय समझाएंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है ना।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था यहाँ से याद रखिएगा कि शिवाजी ने अहमदनगर के शासक मलिक अंबर के नेतृत्व में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था होती थी उसी से अपना राजस्व प्रशासन को एडॉप्ट किया था, पूछा गया क्वेश्चन है ना, अहमदनगर के शासक के द्वारा। इनके समय में भूमि कर जो होता था वो 1/3 होता था दोस्तों। 1/3 का मतलब लगभग 33.1% है ना, 33.33% इनके समय में भूमि कर होता था। अब देखिए 2 टैक्स के बारे में आपसे बहुत महत्वपूर्ण पूछेगा और इसको ध्यान से सुनिएगा और नोट्स करते चलिएगा। इनके द्वारा जो मराठा साम्राज्य के जो पेशवा हुए या तो फिर मराठा साम्राज्य के जो शासक हुए, छत्रपति हुए, इनके द्वारा 2 टैक्स बड़ा जबरदस्त लगाया जाता था। अब जैसा कि यहाँ देख सकते हैं चौथ और सरदेशमुखी। आप अच्छे से समझिए कि चौथ क्या होता है और सरदेशमुखी क्या होता है। चौथ एक प्रकार का ऐसा टैक्स था जिसकी दर 1/4 होती थी अर्थात 25%, और ये उन राज्यों से लिया जाता था जिन राज्यों की अधीनता मराठा साम्राज्य के पास नहीं थी। यानी कहने का मतलब हुआ, समझिए इस बात को, हम यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग करके आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि इसमें 5 राज्य हैं और मराठा साम्राज्य बड़ा राज्य है, पूरा बड़ा वाला राज्य है ना, पूरा बड़ा वाला राज्य है मराठा साम्राज्य। अब मराठा साम्राज्य के अधीन 3 राज्य हैं और मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं हैं वो 2 राज्य हैं। तो जो मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं होते थे उनसे ये चौथ वसूलते थे लगभग 1/4 यानी 25%। आपको याद रखना है चौथ किन से वसूला जाता था, उन राज्यों से वसूला जाता था जिनका है ना, जो मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं होते थे। अब आइए सरदेशमुखी का बात करें। सरदेशमुखी उन राज्यों से वसूला जाता था जो राज्य मराठा साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेते थे, और सरदेशमुखी का जो दर होता था वो 1/10 होता था दोस्तों, यानी कि 10% होता था, है ना, ध्यान दीजिएगा। चौथ 25% होता था यानी 1/4, और सरदेशमुखी 1/10 होता था यानी 10% होता था, है ना, ध्यान पर रखना है इसको। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चौथ और सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। चौथ क्या था, ये उन राज्यों से लिया जाता था जो उसके अधीन नहीं थे। सरदेशमुखी क्या था, ये उन राज्यों से लिया जाता था जो मराठा साम्राज्य के अधीन थे, और सरदेशमुखी लेने के एवज में जो अधीन हुए उनको ये विश्वास दिलवाया जाता था चौथ और सरदेशमुखी लेने के एवज में कि आप पर ना ही तो मराठा साम्राज्य आक्रमण करेगा, और अगर कोई बाहरी भी आक्रमण करता है आप पर तो मराठा साम्राज्य आपके तरफ से लड़ेगा, ये भी आश्वासन दिया जाता था। चौथ और सरदेशमुखी इनकी आय का प्रमुख स्रोत ही था। कभी आपसे अगर पूछे कि इनकी आय का प्रमुख स्रोत क्या था तो चौथ और सरदेशमुखी, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, मराठा प्रशासन के बारे में, है ना। आपको देखिए 2 क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो ये कि अष्टप्रधान किसके समय में थे, तो शिवाजी के समय में, और आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी करते होंगे इसमें कि अष्टदिग्गज किसके समय में थे, तो अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के समय में थे विजयनगर साम्राज्य में। आपको याद रखना, अष्टप्रधान शिवाजी, अष्टप्रधान शिवाजी, प्रधान कौन होंगे, शिवाजी, दिग्गज कौन होंगे, कृष्णदेवराय, अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय, अष्टप्रधान शिवाजी, याद रखना है। अब ये अष्टप्रधान क्या होते थे, बेसिकली 8 मंत्रियों का समूह होता था जो शिवाजी की सहायता के लिए होता था। सभी शक्तियां छत्रपति में निहित होती थी और शिवाजी की सहायता के लिए 8 मंत्रियों का पैनल बनाया जाता था जिसको अष्टप्रधान बोलते थे। यहाँ से आपको हर एक का काम याद रखना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुमंत के बारे में तो एक बार बीपीएससी में पूछा था कि सुमंत क्या है, तो सुमंत विदेश मंत्री होता था। सुमन चला विदेश, सुमन चला विदेश, यानी कि सुमंत क्या है, विदेश मंत्री है दोस्तों, है ना। आइए जानते हैं अष्टप्रधानों में कौन कौन होते थे। तो पहला पेशवा होते थे और पेशवा अष्टप्रधानों के प्रमुख होते थे। शिवाजी के बाद सारी शक्तियों का प्रधान कौन होता था, पेशवा ही होता था। दूसरा बात करें अमात्य का, तो ये वित्त मंत्री होते थे यानी फाइनेंस मिनिस्टर, पैसा का लेखा जोखा रखते थे। इनको मजमुआदार भी कहा जाता था। बात करें मंत्री कौन होते थे, तो इनको वकिया नवीस भी कहा जाता था। ये छत्रपति के दैनिक कार्यों का लेखा जोखा रखते थे कि छत्रपति ने कितना खर्चा किया, कितना लाया, छत्रपति को किस चीज़ की जरूरत है कल या आज या परसों, ये दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखते थे छत्रपति का मंत्री। बात करें पंत सचिव का, तो ये पत्राचार विभाग के प्रमुख होते थे। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन नहीं, पत्राचार विभाग के प्रमुख होते थे। इनको सुरवनीस या चिटनीस भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, जो चिट्ठी भेजता है चिटनीस कहलाता है, जो चिट्ठी भेजता है चिटनीस कहलाता है,
और चिटनीस को ही पंत सचिव कहा जाता था। पत्राचार विभाग के प्रमुख का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि देखिए बाहर से जो पत्र आया छत्रपति के लिए या छत्रपति को कहीं पत्र भेजना हो किसी देश के साथ संबंध के लिए या किसी राज्य के साथ संबंध के लिए, तो ये काम किसका होता था? पंत सचिव का होता था। जानिए सुमंत और दबीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुमंत और दबीर किसको कहा जाता है? सुमंत या दबीर एक ही आदमी को कहा जाता था। ये विदेश मंत्री होते थे। सेनापति तो दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं, इनको सर ए नौबत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सर ए नौबत। ये सेना प्रमुख होते थे। पंडित राव ये धार्मिक प्रधान होते थे। हिंदू धर्म को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से ये किया जाए, ये छत्रपति को सलाह देते थे। धार्मिक प्रधान होते थे। न्यायाधीश ये क्या होते थे? ये न्यायिक प्रमुख होते थे। यही 8 जो पोस्ट है इन्हीं को मिला के अष्टप्रधान कहा जाता है और पेशवा इसमें सबसे बड़ा होता था। सारी शक्तियां आपको बता दी कि छत्रपति में निहित तो थी, लेकिन 1713 के बाद सारी शक्तियों का प्रधान किसको बना दिया गया? पेशवा को बना दिया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप जान ले, उसके बाद देखिए हम छत्रपति की सेना में मुसलमान तो थे लेकिन स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। क्या छत्रपति की सेना में स्त्रियां प्रवेश पा सकती थी? तो नहीं। मुसलमान थे। कई लोग लगा देते हैं टिक कि मुसलमान नहीं। हेलो बॉस, क्यों नहीं? हेलो, क्योंकि मुसलमान से ज़्यादा, क्योंकि देखिए शिवाजी का जहाँ नाम आता है वहाँ हिंदुत्व का एक ऊंचा पोर्शन नजर आ जाता है। लेकिन आप समझिए जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हुए उन्होंने हिंदू मुसलमान में सभ्यता को ही लेकर चला, धर्मनिरपेक्ष पद्धति उन्होंने अपनाई, है ना। तो मुसलमान थे इनके सैनिकों में, स्त्री नहीं थी, स्त्री का प्रवेश वर्जित था। छत्रपति के जो अंगरक्षक सैनिक होते थे वो गवाली सैनिक कहलाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्रपति के अंगरक्षक किस प्रकार के सैनिक होते थे? तो गवाली सैनिक होते थे। ये विशेष प्रकार से ट्रेंड सैनिक होते थे। जैसे अभी आपने देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को एसपीजी कमांडो का सुरक्षा दिया जाता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को झारखंड पुलिस का सुरक्षा दे दिया जाए? इन लोगों को दौड़ा दीजिएगा तो इन लोग वहाँ पे लगेगा 2 घंटा में, है ना। तो एसपीजी कमांडो का क्या होता है? दिया जाता है। उसी प्रकार से छत्रपति को गवाली सैनिकों का सुरक्षा दिया जाता था। मराठा साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी दोस्तों वो मराठी और संस्कृत थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। बस आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे और कल के क्लास में हम लोग जानेंगे मराठा साम्राज्य के प्रमुख पेशवाओं के बारे में कि कैसे कैसे पेशवा हुए, क्या क्या काम हुआ इनका, है ना। धन्यवाद। दुआओं में याद रखिएगा, नोट्स बनाते चले। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।